हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है बच्चों क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट। इससे पहले मैंने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के वीडियोस डाली हैं जो कि पार्ट्स में हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि कितने लंबे लेसन्स हैं कि एक ही वीडियो में वो कवर नहीं हो सकते। और अभी मेरा वन शॉट डालने का ये मकसद है कि अब आपके यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आप वो वीडियोस तो आप देख ही रहे होंगे, तो वो तो आपने साइड बाय साइड उसको समझ ही लिया होगा चैप्टर को, लेकिन एक वन शॉट बनाना बनता है ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी मेरी वीडियोस को नहीं देखा है, जो मैंने डिटेल में बनाई है, प्लीज़ उसको देखें जाके। उसमें मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है जो हो सकता है आपको वन शॉट में सुनने के लिए ना मिले। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल कोर्स को ये ना लेके पढ़ें कि बस वन शॉट पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ मिस हो जाए। तो वहाँ मैंने डिटेल में एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को कवर किया है। और पार्ट्स में है, आपको जिस जगह पे भी आपको प्रॉब्लम है आप उसी टॉपिक को वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम कुछ बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले आता है कि वर्क क्या होता है, व्हाट इज़ वर्क। तो वर्क क्या होता है, देखिए पहला देखिएगा कि एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज़ कॉल्ड वर्क। यानी कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी जो कि की जा रही है किसी इंडिविजुअल के द्वारा कि वो अपनी आइडेंटिटी या फिर अपना रिलेशनशिप फॉर्म करे, और इस तरह का काम जिसमें कि वो एक स्पेशल पर्पस के लिए काम करता है, वो एक्टिविटी वर्क कहलाती है। तो एन एसेंशियल एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड वर्क। फिर दूसरा होता है मीनिंगफुल वर्क। मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? मीनिंगफुल वर्क रेफर्स टू responsible work which is enjoyable to the worker and useful to the society। तो जो मीनिंगफुल वर्क होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है जिसमें कि जो काम करने वाला है वर्कर, वो उसको मज़ा भी आता है वो काम करने का, और वो काम जो है सोसाइटी के लिए यूज़फुल भी होता है। तो जो मीनिंगफुल वर्क होता है वो पर्सन की मदद करता है उसकी स्किल्स को यूटिलाइज करने में, और जजमेंट और उसकी क्रिएटिविटी या उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में। तो मीनिंगफुल वर्क जो है वो इम्प्रूव करता है लाइफ कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। और जो मीनिंगफुल वर्क, अगर आप कोई मीनिंगफुल वर्क कर रहे हैं तो वो जो है सक्सेसफुल ही रिजल्ट उसका आता है। तो एक तरीके से जो मीनिंगफुल वर्क है वो डेवलप करता है सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वर्थ एंड डिग्निटी किसी भी इंडिविजुअल्स में। थर्ड आता है व्हाट इज़ जॉब। तो जॉब क्या होती है? एनी वर्क विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इज टर्म्ड एज जॉब। तो देखिए पैसा ज़रूरी है लाइफ को चलाने के लिए। छोटी कम में खा रहे हैं जब भी आपको पैसा चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं जब भी आपको पैसा चाहिए, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अर्निंग मनी के लिए जो भी काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जॉब बोलते हैं। अब आता है करियर। A career is driven by a deep desire to excel and a passion to grow, develop and prove oneself in his or her field of work। तो जो करियर होता है, करियर जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी करियर आप चूज़ कर रहे हैं तो वो क्या एक ब्रॉडर टर्म होता है जॉब का। यानी कि जॉब में आपने जॉब करी, आपका जॉब करने का जो मकसद होता है वो होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं। बट करियर जो होता है, करियर में के अंतर्गत आप बहुत सारी जॉब्स कर लेते हो। आपका वहाँ मकसद ये नहीं होता है कि आपको पैसा कमाना है, बल्कि आपको क्या कमाना है, उससे एक्सपीरियंस लेना है। और उसके अलावा अगर कंटिन्यूसली आप किसी भी फील्ड, आपने अपना करियर किसी भी फील्ड को चूज़ किया है, तो उस फील्ड के ही जॉब्स आप ऑप्ट करोगे, और उसी में आप क्या करते हैं करियर में, उसी में ट्रेनिंग लेना या फिर एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो जॉब होती है वो जॉब जो है कभी भी छोड़ सकते हैं, उसमें एक्सपीरियंस के लिए नहीं जॉब कर रहे हैं। जॉब में आप पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं। बट अगर करियर है, करियर में बहुत चीज़ें होती हैं, पैशन होता है आपका, किसी को मान लीजिए जैसे टीचिंग को ले लेते हैं,
तो अगर आप पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ भी पढ़ाने के लिए मिल जाए, लेकिन आपको पैसा कमाना है तो आपने जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन अगर आप टीचिंग को एक एज ए करियर आप स्टार्ट करोगे तो आप एक स्पेसिफिक आपका स्पेशलाइजेशन होगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आप टीचिंग करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो है वो छोटे लेवल से पढ़ा रहे हैं, फिर आपका प्रमोशन हो रहा है, बड़े क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि साइड बाय साइड आपके जो है वो नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि करियर में कहीं भी जो उसका जो करियर है, करियर में नॉलेज को गेन करना भी एक चीज़ होती है, क्योंकि उसका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। और करियर को बनाने के लिए जो है इस तरीके से किया जाता है। यानी कि वह जॉब और करियर में फ़र्क यही है कि जॉब में बहुत सारे जॉब जो है वो आप एक टाइम पे बहुत सारी जॉब्स कर सकते हो, उसकी जो टाइम लिमिट होता है वो नैरो फोकस होता है जॉब का, और जो करियर होता है उसका ब्रॉड फोकस होता है। जॉब जो होती है उसमें क्या होता है कि बस सैलरी एक्सचेंज के लिए ही होती है, और जो करियर होता है, करियर में क्या होता है कि बहुत सारी जॉब्स होती हैं, फिर पोजीशंस भी मिलती हैं और आगे उसी फील्ड में बढ़ते चले जाते हैं। तो और जॉब में जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर करियर आपने उसी फील्ड में सेलेक्ट किया है जिसमें आपको आगे जाना है तो उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं हाई लेवल पोजीशन के लिए। तो और दूसरा करियर जो होता है वो बेस करता है पर्सन की स्किल्स पे, इंटरेस्ट पे, पैशन पे, इन सब चीज़ों पे करियर जो है वो बेस करता है। अच्छा, करियर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो करियर चूज़ करते हैं उसके ऊपर बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के करियर को ही अपना करियर बनाते हैं। सपोज़ किसी के फादर डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर बनता है कि हाँ मुझे जो है उसी फील्ड में जाना है, क्योंकि बचपन से उसने देखा होता है जो भी कुछ है उसको इंटरेस्ट होता है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके फादर का बिज़नेस होता है तो वो सोचते हैं कि हम अपने फादर के बिज़नेस को ज्वाइन कर लेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो वो डिपेंड करता है जो है वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस पे भी डिपेंड करता है, करियर पेरेंट्स के करियर पे भी डिपेंड करता है। तो सेलेक्टिंग जो एक करियर इज़ इंटरेस्ट एंड डिज़ायर। लेकिन करियर जब भी सेलेक्ट करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका उसमें उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है। बिना इंटरेस्ट के अगर करियर को चूज़ कर लिया गया है तो उसमें ना तो कोई सक्सेस मिलती है और ना ही इंटरेस्ट होगा तो वो एक तरीके से उसमें कोई आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते। तो ये था जॉब एंड करियर का एक डिफरेंस भी मान के चल सकते हैं आप इस चीज़ को। फिर इसके बाद आता है मैं पहले इसके बाद आपको समझाना चाहूँगी जो क्योंकि बुक में भी वैसे ही है। यहाँ पे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया में जो है वो कौन कौन से ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हैं, जिसमें आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, इंडियन कुजीन एंड विजुअल आर्ट्स। तो एग्रीकल्चर से बात करते हैं। एग्रीकल्चर जो होता है वो मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया का, और 70% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की गांव में रहती है, और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी सूटेबल है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। और इसी वजह से जो इंडिया है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड में। तो हमारे देश में बहुत सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी काफ़ी डिमांड है इंटरनेशनली। कैश क्रॉप्स जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, इनकी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड है। उसके अलावा यहाँ के फ्रूट्स, यहाँ की वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये सब भी बहुत अच्छे होते हैं जिसकी वजह से डिमांड्स होने की वजह से जो है फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। अब आते हैं फिशिंग पे। देखिए, फ़िशिंग भी एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। हमारे जो साउथ का एरिया होता है, जो हमारे जो देखिए जो मैप है इंडिया का, तो उसमें यहाँ वाला एरिया, ठीक है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये साउथ का, ये कोस्टल लाइन चल रही है। तो यहाँ पे जो कोस्टल यहाँ पे एक लॉन्ग कोस्टल लाइन है और इधर आधर समंदर है। तो समंदर होने की वजह से वहाँ पे फिशेस आसानी से मिल सकती हैं। तो जो फिशिंग है वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम साउथ के जो स्टेट्स हैं उनके लोगों का, जैसे कि साउथ के स्टेट्स केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ के लोगों का जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो फिशिंग ही है। फिर नेक्स्ट आते हैं हैंडीक्राफ्ट पे। तो जो हैंडीक्राफ्ट है
उसमें क्या है कि पुराने ज़माने से ही जो हैंडीक्राफ्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन रहा है विलेजेस में, और बहुत से जो इंडियन आर्ट्स हैं, क्राफ्ट हैं, वो उनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है। तो जिसमें आते हैं बहुत से हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि वुड क्राफ्ट है, पोट्री है, और मेटल क्राफ्ट है, ज्वेलरी है, आइवरी क्राफ्ट है, कोम क्राफ्ट, पेपर क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, टेराकोटा, स्कल्पचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें, क्ले एंड आयरन आइटम्स एट्सेट्रा, ये सब कुछ फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं। फिर आता है वीविंग। वीविंग यानी कि बुनावट होती है। तो वीविंग जो है वो फेमस कॉटेज इंडस्ट्री इंडिया में है, और बहुत सी जगहों पे हाथों से भी बुना जाता है कपड़ा। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो डिफरेंट रीजन्स हैं इंडिया में, उनके कुछ फेमस स्पेशल वीव्स हैं, जैसे कि सिल्क और कॉटन हैंडलूम्स जो हैं, और नारायण पेट और पोचमपल्ली है, वेंटागिरी सिल्क है, कॉटन हैंडलूम्स ऑफ आंध्र प्रदेश है, पटोला ऑफ गुजरात, बनारसी सिल्क फ्रॉम उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा। ये सब जो हैं वो वीविंग डिफरेंट रीजन्स के वीविंग के एग्जाम्पल हैं। तो हमारे यहाँ पर स्टेट्स बहुत हैं, और स्टेट्स की अपनी अपनी एक ख़ासियत है। जैसे कि बनारस की सिल्क मशहूर है, तो कहीं राजस्थान की बांधनी वाले कपड़े मशहूर हैं। तो ये सब जो हैं डिफरेंट वीविंग होती है इंडिया में, और वो उसका जो है इंटरनेशनली भी काफ़ी प्रभाव है, मतलब हमें फॉरेन एक्सचेंज भी इससे मिलता है। फिर उसके अलावा भी कुछ ट्रेडिशनल वो हैं ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे कि हंटिंग है, गैदरिंग है, और माइनिंग है, सॉल्ट मेकिंग है, इस तरह की गार्लैंड मेकिंग है, इस तरह की ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस भी दिखाई देते हैं। इन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस के अलावा भी होते हैं इंटर जनरेशनल ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन। वो क्या होते हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो ऑक्यूपेशन चलते हैं उनको बोलते हैं। जैसे प्रीस्ट है, प्रीस्ट है तो प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट बन रहा है, कारपेंटर हैं तो अगर फिर वही काम वो जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चलता है। ब्लैक स्मिथ का काम है, बार्बर का है, वीवर्स हैं, पोर्टर्स हैं, ऑयल प्रेशर हैं, और लेदर वर्क है। मतलब एक तरह से इनकी कास्ट बन गई है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वो यही काम करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है इंडियन कुजीन। तो जो इंडिया है, इसके जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया है, उनकी एक यूनिक ही क्या कहते हैं कुजीन है, जो वो प्रिपेयर करते हैं अपने लोकल मसालों से। और यहाँ के मसाले तो आप भी अच्छे खासे फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ की जो कुजीन है, कुजीन यानी कि रीजनल डिशेस हैं, वो भी काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। तो जैसे कि हम अगर नाम लेते हैं किसी का भी, जैसे ढोकला है, वो एक तरह से खाने की चीज़ पे बात कर रही हूँ, तो हाँ गुजरात का है, और हमें समझ आ जाता है अच्छा जो गुजरात साइड का है। फिर उसके अलावा भी पंजाबी फूड्स भी बहुत होते हैं, वो अलग तरह से फेमस होते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट स्पाइसेस हैं और करीज़ हैं, इनकी जो कंट्री में ऑल इस जो है वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड है इंडियन कुजीन की। और बहुत से लोगों ने अपना जो जीने का एक सहारा यानी कि सोर्स ऑफ इनकम है, वो इन्हीं कुजीन से ही बना रखी है। चाहे वो चाट वाला ठेला लेके खड़ा हो रहा हो, या फिर 5 स्टार में कोई फेमस डिश हो, लोग अपनी लाइफ को इस तरह से भी इसके थ्रू पैसा कमा के भी चला रहे हैं। फिर है विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट जो होती हैं वो क्लासिफाई कर सकते हैं आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, पेंटिंग में, और इसके अलावा भी होता है पोट्री होती है, टेक्सटाइल आर्ट होती है। इस तरह की चीज़ें विजुअल आर्ट में जो है पुराने हज़ारों सालों से चली आ रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत से NGOs जो हैं आज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल एवेन्यू और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि ये विजुअल आर्ट को प्रिजर्व कर सकें और इस आर्ट को प्रमोट कर सकें। अब है चैलेंजेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडिजीनियस आर्ट। तो जो ये हैंडीक्राफ्ट और इंडिजीनियस आर्ट है, इसके साथ क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि है फैक्ट्री मेड गुड्स आर चीपर, यानी कि जो फैक्ट्री की जो चीज़ें होती हैं
मतलब हैंडीक्राफ्ट में तो आप हाथ से बना रहे हो, बट जो फैक्ट्री की चीज़ें जो मशीन से बन रही हैं ऑब्वियसली वो थोड़ी सस्ती होती हैं, तो उनका उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इनका नहीं बिक पाता है। दूसरा ये श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज भी ख़त्म होते जा रहे हैं हैंडीक्राफ्ट की। कोई जैसे आप डलिया बुन रहे हैं या और कुछ ऐसे काम हैं जो कि रॉ मटेरियल इस तरह से मिलता है, तो जब वो श्रिंकेज हो रहा है फॉरेस्ट का, रिसोर्सेज भी कम मिल रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इनएडुकेट फाइनेंस एंड मार्केटिंग भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं है, ना ही कोई ऐसी फाइनेंस प्रोवाइड है इसको, और डिक्रीजिंग एप्रिसिएशन ऑफ फाइन आर्ट्स। और फाइन आर्ट्स की जो एक एप्रिसिएशन मतलब एक तरह की तारीफ, उसका कोई करने वाला नहीं है, वो भी कम होती चली जा रही है। इलिटरेसी है, लोगों में आर्ट्स से रिलेटेड कोई उनको नॉलेज नहीं है, एंड स्लो लैंड फॉर्म्स। तो ये चैलेंजेस थे जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट और इंडिजीनियस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। अब है एरियाज वेयर इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू रिवाइव हैंडीक्राफ्ट। अब क्या फील्ड हो सकती हैं जिससे कि जो है हैंडीक्राफ्ट को रिवाइव, मतलब एक तरीके से उसको सही कर सकते हैं या उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है। तो उसमें आता है प्रिजर्वेशन एंड रिफाइनमेंट स्ट्रेटजीज। एक तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं ताकि ये प्रिजर्व कर लें हैंडीक्राफ्ट को, किस तरीके से इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स को यूज़ करें और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करें। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आता है, जैसे कि आप देखते हो कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी का कंटेंट चुरा लिया है या कोई गाना आपने ऐसा लगा दिया है, तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो वो कॉपीराइट वाला अधिकार होता है, मतलब कि आप कॉपीराइट कर सकते हो आप उस पर। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स में ये है कि किसी ने अपनी कोई आर्ट डेवलप की है, अपना कोई डिज़ाइन डेवलप किया है, कोई उसका है, उस डिज़ाइन को कोई ना चुराए। तो इस तरह का कोई ऐसा राइट बनना चाहिए कि कॉपीराइट का या किसी चीज़ का आपको अधिकार हो, ताकि आप अपने जो आर्ट है, आप अपनी कला है, उसको बचा के रख सको, कोई उसको चुरा के और दूसरे तरीके से ना यूज़ कर सके। फिर है डिज़ाइन इनोवेशंस मतलब अब डिज़ाइन थोड़े नए होने चाहिए, वही रिपीट नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग अच्छी हो, क्योंकि अट्रैक्शन तो सबसे पहले पैकेजिंग से ही होता है। कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बरकरार रहे, कंजर्व रहे, कि ये नहीं कि वो ख़त्म हो गई है, मतलब लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है कंसर्न रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क। तो कंसर्न रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क में आता है कि उनको जो लेडीज़ हैं उनको क्या है, उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ काम करने की प्रोवाइड की गई हैं, ये कंसर्न है। दूसरा ये है कि उनकी अर्निंग, अगर कोई औरत कमा भी रही है तो उसकी जो अर्निंग होती है उसको सेकेंडरी माना जाता है, यानी कि जो मेन है उसकी अर्निंग को प्राइमरी माना जाता है कि नहीं, घर का तो खर्चा मर्द ही चलाते हैं, वही चलाएंगे। चाहे वो औरत कमा भी रही है तो उसकी जो अर्निंग होगी उसको सेकेंडरी माना जाता है। दूसरा इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी भी वर्क प्लेस पे, कि वो सही से उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये भी एक चीज़ है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनको इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, नहीं जी औरतें हैं, ये इस तरह का काम नहीं कर सकती, सिर्फ ये काम जेंट्स कर सकते हैं। तो उनको एक लेडीज़ होने के हिसाब से उनको उसी तरह का काम कराया जाता है जो कि लेस पावर का हो, या इस तरह की एक डिस्क्रिमिनेशन भी है। और मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड सोशल सपोर्ट फॉर चाइल्ड केयर, ये क्या है, ये कंसर्न है इनके। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड एक्ट्स टू सेफगार्ड वुमेन। अब सरकार की तरफ से क्या राइट्स और क्या दिए गए हैं जिससे कि वुमेन सेफ रह सके। तो सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी टू बोथ मैन एंड वुमेन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने जो है ये गारंटी दी है कि दोनों ही मैन एंड वुमेन जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, कानून की नज़रों में बराबर हैं। आर्टिकल 16 का जो 1 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये गारंटी दी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस
अंडर द स्टेट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रेस और सेक्स। न केवल मैन एंड विमेन बल्कि बहुत से लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कलर से रिलेटेड होता है, कास्ट से रिलेटेड होता है और क्रीड से रिलेटेड होता है, सेक्स से रिलेटेड तो यहाँ बात हो ही रही है। तो आर्टिकल 16 के जो 1 है उसमें यही गारंटी दी गई है कि आप कहीं भी अपॉइंट हो रहे हैं किसी भी ऑफिस में तो इस तरह का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उन्होंने जो है वुमेन सेल जो है उनको इंट्रोड्यूस किया ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को जो वुमेन वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। फिर है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है वो क्या था, यानी कि इक्वल वेजेस मिले, जो भी काम किया जा रहा है फॉर द सेम वर्क केम इनटू फोर्स, यानी विमेन को भी अगर वो काम मर्दों के बराबर जैसा कर रही हैं तो उनको भी इक्वल ही वेजेस मिले, तो ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में आता है। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो ये क्रैश है, ये यानी कि जैसे डे केयर या नर्सरी होती है वो मेंटेन की जाती है अगर उस फैक्ट्री में 30 वुमेन से ज़्यादा काम कर रही हैं, तो उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल के लिए ये मेंटेन किया जाता है, तो ये इस एक्ट में है। जो फैक्ट्रीज जो एक्ट है उसके अलावा भी बहुत से एक्ट थे, जैसे प्लांटेशन लेबर एक्ट है 1951, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961। तो ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक्ट टू सेफगार्ड वुमेन जो हैं कुछ थे इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा भी बुक में बहुत से हैं लेकिन आप इतने भी याद कर लो तो काफ़ी है। उसके बाद आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल एक्सप्लोरिंग सेलेक्टिंग ए करियर। देखिए मैंने आपसे करियर के बारे में अभी पहले डिस्कस किया, वो चीज़ आप ध्यान में रखें। उसके अलावा ये भी सवाल आ जाता है कि हमें करियर को सेलेक्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बी अवेयर ऑफ सेल्फ एप्टीट्यूड, टैलेंट, पर्सनल प्रेफरेंसेस, नीड्स एंड एस्पायरेशंस। जैसे कि आप लोग 12th में हो और आगे आपको अपना करियर चूज़ करना है, अभी से ही बहुत से लोगों ने अभी से क्या 10th के बाद से ही सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा हमें ये करना है, उसी हिसाब से तैयारी शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि अच्छा मेरा फ्रेंड ये चीज़ का फॉर्म भर रहा है, चलो मैं भी भर देता हूँ। आपको अपनी टैलेंट, आप कितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आपका सेल्फ एप्टीट्यूड क्या है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, नीड्स क्या हैं, उन सबको जान के करियर को सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी करियर आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि उसका क्या मार्केट वैल्यू है, आगे आपको अच्छे से जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती है, या उसकी ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। और जैसे आप जो भी चीज़, आप जिस चीज़ में भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, अच्छा कहाँ वो किस कॉलेजेस में हम ले सकते हैं, वहाँ हम ईज़िली हम पहुँच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी नहीं होंगी, इन सब चीज़ों को भी नॉलेज रखनी चाहिए। एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शन। और उसके अलावा भी ये नहीं कि बस अच्छा बस जिसको है डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आज की डेट में बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं तो उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल्स। तो जो काम है, हमने वर्क के बारे में पढ़ा था, तो वहीं पे वर्क से रिलेटेड ये एक और है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल्स, कि जब कोई इंसान काम करता है तो उसकी जो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसके काम पर प्रभाव डालते हैं। तो एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आप काम करोगे, आप अपनी हेल्थ स्टेटस के हिसाब से काम करोगे। भाई अगर अच्छी हेल्थ है तो आप फिजिकल वर्क वाला कर रहे हो, ठीक है, या मेंटल वर्क अब काम हो नहीं रहा है और आपने लोड ले लिया है, नहीं ऐसा नहीं। ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी आप उसी हिसाब से तो आप अपना काम करोगे। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी फ़र्क पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअल पे काम का। जोग्राफिक लोकेशन का भी फ़र्क पड़ता है, आप जिस लोकेशन, आप जिस जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो उसी से रिलेटेड आप काम कर सकते हो अगर आप वहाँ करना चाहते हो। तो एज का भी फ़र्क पड़ता है, देखिए यंग एज में अच्छे से आप काम कर सकते हो, और उसके बाद जैसे जैसे एज ढलती जाती है, जब भी तो 60 या 65 में रिटायरमेंट हो जाता है, क्योंकि फिर हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़,
काम भी आप वहीं करोगे जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फाइनेंशियल रिटर्न्स, यानी कि आपने जितना काम किया उसका आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, ये भी फ़र्क पड़ता है काम का। और फैमिली बैकग्राउंड, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड का काम पे इसलिए फ़र्क पड़ता है। एक इंसान है जो कि अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, वो काम कर रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो उसको काम के बदले पैसा मिल रहा है और वो अपना कैसे कैसे खर्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। बट अगर किसी का लो फैमिली बैकग्राउंड है और सब कुछ उसके ही जॉब, उसके ही काम पे डिपेंड कर रहा है, तो वो थोड़ा स्ट्रेस में भी रहेगा और काम करेगा, जो उसको मिलता है वो सब खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से उसका एक मूड भी ऐसा रहेगा, मतलब स्ट्रेस में रहेगा, तो काम करने में कहीं ना कहीं उसका भी फ़र्क पड़ता है। फिर है एम एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क। देखिए जो काम है, वर्क है, उसकी क्या एम होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो है क्या एम इम्पॉर्टेंस है, एक तो टू अर्न मनी, काम करना यानी पैसा कमाना, टू डेवलप पर्सनल आइडेंटिटी एंड इनहेंस सेल्फ एस्टीम, और इसके अलावा पर्सनल आइडेंटिटी को डेवलप करना और सेल्फ एस्टीम, अपने अंदर जो है सेल्फ एस्टीम उसको बढ़ाना। फिर है फाइनेंशियल गेन एंड टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप काम करते हो, आप बाहर निकलते हो काम के लिए, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। इनहेंस द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ रही होगी वो अच्छी हो जाती है। पैसा आता है, या जॉब की फैसिलिटी, जब आप जॉब करोगे, काम करोगे, तो फिर फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, और जो आपको काम करने से एक्सपीरियंस होगा उससे और अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। फॉर प्लेजर, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और इम्पॉर्टेंस और एम ये भी है कि हम सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ भी है। उसके बाद है 10 कोर्स लाइफ स्किल्स। तो सबसे पहले देखिए लाइफ स्किल्स के बारे में हमने ऊपर छोड़ा था, वहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद 10 कोर्स का पढ़ते हैं। तो देखिए लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, यहाँ देखिएगा लाइफ स्किल्स ये। तो लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरी डे लाइफ। तो लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, जो कि लाइफ स्किल्स जो होती हैं वो एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि इंडिविजुअल को क्या करती है, उसकी ऐसी एबिलिटी होती है, उसका ऐसा बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर जो उसको इंडिविजुअल्स को बनाता है, एबल बनाता है कि वो अपनी जितनी भी उसकी लाइफ की चैलेंजेस हैं, उसकी लाइफ की डिमांड्स हैं, रोज़ की डिमांड्स और चैलेंजेस हैं, उनको वो डील कर सके। तो ये होती है लाइफ स्किल्स। अच्छा, फिर लाइफ स्किल्स का अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ स्किल्स के 10 कोर्स पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल के 10 कोर्स सेट ऑफ स्किल्स क्या हैं। तो 10 कोर्स लाइफ स्किल्स के सेट ऑफ, एक तो ये देखिए लाइफ स्किल्स में क्या पढ़ा आपने, ये पढ़ा कि लाइफ स्किल्स से हमारी ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसा बिहेवियर होता है कि हम इंडिविजुअली जो है अपनी जो लाइफ की डिमांड्स और चैलेंजेस हैं उनको डील कर सकें। तो 10 कोर्स ऑफ लाइफ स्किल्स क्या क्या हैं, एक है सेल्फ अवेयरनेस, आपके अंदर जो है वो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब ये एक ऐसी एबिलिटी है टू अवेयर ऑफ वंस इमोशंस, आपके क्या इमोशंस, आपकी क्या बिलीफ हैं, क्या आपके बिहेवियर हैं, ये सब चीज़ों का आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ये कि इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन मदद करता है या आप अपनी जितने भी आइडियाज़ हैं वो एक्सप्रेस कर सकें, उसके थ्रू अच्छे रिलेशन बना सकें, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। डिसीजन मेकिंग में ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खुद से चॉइसेस को बना सकते हो, आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि ऐसा आपको राइट टाइम पे जो है वो डिसीजन लेना है ताकि आप सक्सेस ले सको। क्रिएटिव थिंकिंग में आता है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जिसमें आप क्या करते हो कि आप एक यूनिक और ओरिजिनल सॉल्यूशंस ला सको, आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी हो। कोपिंग विद इमोशंस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि समझना और पहचानना अपने इमोशंस को, कैसे किस डिफरेंट सिचुएशन में इमोशंस होते हैं उनसे उबर के आना, ये सब आता है कोपिंग विद इमोशंस में। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आप दूसरे के दर्द को फील करते हो, आप दूसरे की थिंकिंग को समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो। जैसे आप उस सिचुएशन में नहीं भी हो, लेकिन आप एम्पैथी में क्या होता है,
जो इंसान है वो आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के सोचता है दूसरे के बारे में, कि वो अगर के तो इस चीज़ की जो क्वालिटी होती है एम्पैथी, वो यही होती है कि सपोज को सामने वाला जिस भी परेशानी में है, अगर हम में वो खासियत है कि हम उसकी परेशानी को समझ पा रहे हैं, हम अपने आप को उस जगह पे रख के सोच रहे हैं कि ऐसा इसके साथ हो रहा है, अगर मेरे साथ हो तो कैसा होगा, तो वो जो फीलिंग आती है ये होती है एम्पैथी। तो ये भी एक लाइफ स्किल्स का कोर है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है, एसोसिएशन, कनेक्शन, इंटरेक्शन और बॉन्ड होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, ये सब आते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, जो कि एक बेटर लाइफ को लीड करते हैं। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी एबिलिटी है जो कि प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन को फाइंड करती है। और उसके बाद एक क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि आप क्लियरली सोचते हो और लॉजिकली सोचते हो और फिर आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाते हो। कोपिंग विद स्ट्रेस में आता है एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप कैसे डील कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, वो आता है कोपिंग विद स्ट्रेस। तो ये 10 कोर थे लाइफ स्किल्स के। और लाइफ स्किल्स क्या था? लाइफ स्किल्स होती है एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम चैलेंजेस को और डिमांड्स को कैसे डील कर पा रहे हैं, वो होता है लाइफ स्किल्स। और लाइफ स्किल्स के जो 10 कोर्स हैं वो मैंने अभी आपको समझाए। ये सब चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकते हो। नेक्स्ट है नीड फॉर एर्गोनॉमिक्स। तो नीड फॉर एर्गोनॉमिक्स से पहले ये समझाना चाहूँगी कि एर्गोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, जो एर्गोनॉमिक्स है वो एक क्या होता है, इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर वर्किंग एनवायरनमेंट, स्पेशली द इक्विपमेंट दे यूज़। तो एर्गोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी होती है किसकी, रिलेशनशिप की, किसके बीच, लोगों के और उनके वर्किंग एनवायरनमेंट के, यानी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है वो, और वो जो काम कर रहे हैं लोग, उनका क्या आपस में तालमेल है, क्या उनका रिलेशनशिप है, स्पेशली उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो। तो एर्गोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक के 2 वर्ड से मिलके बना है, एर्गन यानी वर्क और नॉमिक्स यानी नेचुरल लॉ। तो एक तरीके से इसको एर्गोनॉमिक्स को ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो इसका जो मेन गोल है एर्गोनॉमिक्स का, या इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि टू एडजस्ट द वर्क एनवायरनमेंट टू द वर्कर, यानी वर्कर के लिए वर्क एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना और बाय क्रिएटिंग वर्किंग कंडीशन को क्रिएट करना ताकि उसकी ह्यूमन की हेल्थ को प्रभाव ना डालें। एक एग्जांपल दूंगी, अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं जैसे करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, तो वो चेयर पे बैठते हैं लोग, तो ऑफिस में इस तरह की चेयर प्रोवाइड की जाए कि वो एडजस्टेबल हो। अगर लंबा बंदा बैठ रहा है तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, मोटा है तो अपने हिसाब से कर ले, छोटा है तो अपने हिसाब से कर ले। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि वो रोज़ रोज़ काम करेगा, उसकी कमर में दर्द नहीं होगा। अच्छी अगर वो चेयर है तो उसको से दर्द नहीं होगा। तो ये जो एक एर्गोनॉमिक वाली स्टडी होती है ना, या से इसको लेके जो ये काम है और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये रिलेशनशिप एर्गोनॉमिक्स की होता है, स्टडी होती है। और इसमें ह्यूमन की हेल्थ को ध्यान में रखकर जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब है नीड फॉर एर्गोनॉमिक्स। तो नीड क्या है, ज़रूरत क्या क्यों है? टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। एक तो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी हो, ये इंश्योर करना और उनकी हेल्थ का ख्याल करना। टू इम्प्रूव जॉब इफेक्टिवनेस, कोई अगर जॉब कर रहा है और उसको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। एज इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी टूल, और जो टूल्स भी हैं, खाली चेयर की बात नहीं है, जो टूल्स हैं वो भी ऐसे होने चाहिए जो पर्सन है जो जॉब कर रहा है उसकी सेहत पे प्रभाव ना पड़े। टू इम्प्रूव जॉब इफेक्टिवनेस, जो सेकंड में था वो दोबारा फिर इन्होंने डाल दिया है, तो यानी कि जॉब की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। अब है बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स। बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे क्या हैं? तो एक तो ये है कि मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरी एंड एक्सीडेंट। एक तो जैसे फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो उनको अगर अच्छी मशीनरी, अच्छी ये सब चीज़ प्रोवाइड की जाएगी तो उससे क्या होगा, जो उनकी क्या कहते हैं, जो रिस्क ऑफ इंजरी है, एक्सीडेंट है, वो कम हो जाता है। दूसरा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी कैसे, अगर अच्छी मशीनरी होगी और वो अच्छे से काम करती होगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एट वर्क प्लेस। अच्छा, जो काम जैसे हैंड से काम हो रहा है तो उसमें चांसेस हो रहे हैं कि गलतियां हो रही हैं, तो वो चांसेस भी कम हो जाते हैं वर्क प्लेस पे अगर मशीनरी है या इस तरह की बेनिफिट्स हैं। उसके बाद है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, और फिर एफिशिएंसी भी बढ़ती है काम करने की। और रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म कॉज बाय इल हेल्थ, एक्सीडेंट एंड स्ट्रेस। और जो वर्कर हैं जो अच्छी फैसिलिटी ना मिलने के कारण जो बीमार होते रहते हैं, तो अगर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो बीमार कम होंगे, एक्सीडेंट कम होंगे, तो इससे उनकी जो एक एब्सेंट है वो भी कम होगी। तो ये था बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम समझेंगे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू एंड इनोवेटिव एंटरप्राइज प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी ऐसा काम, जो एक ऐसा एक्ट जिसमें कि एक नया और एक इनोवेटिव काम हो रहा है प्रोडक्ट और सर्विस की फील्ड में। और एंटरप्रेन्योरशिप में जो लोग काम कर मतलब जो शुरू कर रहे हैं उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। और फंक्शन ये होता है एंटरप्रेन्योर्स का, टू चेंज द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन और डिज़ाइन ऑफ ए प्रोडक्ट थ्रू इनोवेशन, इन्वेंशन, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल मेथड। देखिए, कोई भी चीज़ है वो चल रही है, अगर उसमें एक नया डिज़ाइन डाल दिया गया है, नया इनोवेशन हुआ है और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, तो वो काम होता है एंटरप्रेन्योर्स का। और ये जो चीज़ होती है, ये जो काम हो रहा है, यानी कि पुराने पैटर्न को नए में चेंज करना, नए डिज़ाइन आना, नए इनोवेशन होना, नए तरीके से बिजनेस को चलाना, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और नारायण मूर्ति, JRD टाटा, धीरूभाई अंबानी एट्सेट्रा जो हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंटरप्रेन्योर्स के, जो कि और उसके अलावा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो कि जो ये काम नया इनोवेशन स्टार्ट हुआ है और नए तरीके, नए टेक्नोलॉजी से जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उनकी वो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो सबसे पहले है विलिंगनेस टू वर्क। देखिए, जब तक काम करने की चाहत नहीं होगी तो काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, तो इसलिए विलिंगनेस टू वर्क हो। मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स आपके मतलब ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे से मैनेज कर पाएँ काम को, वो स्किल होनी चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल मल्टीटास्किंग, और एक टाइम पे काफ़ी काम करने की, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के काम करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके अलावा है एबिलिटी टू कोप विथ फेलियर, लॉसेस। देखिए, जब बिजनेस होता है तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि माइंड में ये बात बना के बिजनेस स्टार्ट करें कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए उनमें एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अगर फेलियर हुआ है, लॉस हुआ है, तो उससे उबर सकें। ये नहीं कि लॉस हुआ है तो बस बिजनेस बंद, नो, उनमें इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस को, अगर वो लॉस भी हुआ है तो पॉजिटिव में दोबारा से स्टार्ट कर सकें। फ्लैक्सिबल एंड एबल टू हैंडल क्राइसिस, और अगर कोई क्राइसिस आ गए हैं तो वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से उसको जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और किस तरीके से अपनी इस एबिलिटी से उससे बाहर निकलें। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में ये है कि जैसे पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप लोगों से जिससे भी मीटिंग करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, दूसरों से डील कर रहे हैं, ये सब कम्युनिकेशन अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा जो है बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। प्लानिंग स्किल्स होनी चाहिए। प्लानिंग स्किल्स ये है कि जब भी कोई अच्छा एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो ऐसे नहीं कि रैंडमली कर लिया चलो, नो, सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है ये। उसके अलावा है करेज टू टेक रिस्क। रिस्क तो बिजनेस जो है ही रिस्क का नाम, तो एक हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या आप उसको नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, नए तरीके से उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सकें। रियलिस्टिक होना चाहिए, और रियलिस्टिक होंगे तभी सब कुछ सही से समझ आएगा। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए, जैसे JRD टाटा वगैरह हैं, ये सब एंटरप्रेन्योर्स के एग्जाम्पल हैं। और जो ये एक्ट होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप।
तो अब इसमें एक चीज़ और थी जो ऊपर हमने देखी थी, वो रह गई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो इम्पॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। एटीट्यूड, देखिए एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड रेफर्स टू ओपिनियन, बिलीव्स, फीलिंग अबाउट आस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि आपके काम करने का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ आप काम कर रहे हो, वो एनवायरनमेंट आपके काम करने का, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे। एटीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर आपने जॉब सेटिस्फैक्शन है, आपको कैसे मिलेगा जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि उसी में एटीट्यूड पे डिपेंड करता है जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पर्सन है, वो अपनी सैलरी अपने सीनियर से कंपेयर कर रहा है, तो उसको लगता है कि मुझे इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही जितनी सीनियर को मिल रही है, तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसी जगह दूसरा है जो अपनी सैलरी को अपने जूनियर से कंपेयर कर रहा है, तो उसको वो सेटिस्फाइड होता है अपने वर्क से, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। तो सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटीट्यूड पे, कि जैसा हमारा एटीट्यूड है अपने एनवायरनमेंट के से रिलेटेड। और उसके अलावा एटीट्यूड में आप आता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट आता है, कि यानी कि अगर आपको जो ऐसी जगह पे आपको काम करने को मिल रहा है जहाँ पे आप इंजॉय कर पा रहे हो, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, तो ऑटोमेटिकली आप कमिटेड भी होंगे उस वर्क के लिए। तो वहाँ भी एक एटीट्यूड मायने रखता है कि अगर आप अच्छा वो है तो आपका एटीट्यूड, आप इस पर सेटिस्फाइड हो पाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर कर लिया है, और आपको अगर लगता है कि इसमें से कुछ टॉपिक के जो है पॉइंट्स रह गए हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इसी तरह के क्वेश्चन और इनमें ही से क्वेश्चन आते हैं। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि इसमें जो है रह गए हैं वन शॉट में आने से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने इस लेसन की 4 पार्ट्स डाले हैं। आपको जिस भी पोर्शन से नहीं समझ आया है, आप वो वाले पार्ट की वीडियो उठाकर देखकर समझ लीजिए, वहाँ मैंने डिटेल वीडियो डाली है। और जो बच्चे देख चुके हैं वो डिटेल वीडियो, वो यहाँ पे वन शॉट से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और बच्चों मैंने आपके इस लेसन को वन शॉट के लिए भी और डिटेल वीडियो के लिए भी काफ़ी मेहनत की है, तो आप प्लीज़ मेरी इस मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा। जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले, और मुझे भी आगे जितनी वीडियोस मेरी चलेंगी तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस डालूं। तो मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, आप इस बात को समझें प्लीज़। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।